स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। प्राइम डिबेट में आज चर्चा पड़ोसी देश पाकिस्तान की गिरती अर्थव्यवस्था की। पाकिस्तान में अर्थव्यवस्था पटरी पर आने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है तो दूसरी तरफ विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी पिछले एक दशक में सबसे कम के आंकड़े को छूता नजर आ रहा है। मुश्किल की इस घड़ी में मित्र देशों से भी उतनी मदद नहीं मिल पा रही है जितनी पाकिस्तान को दरकार है। यूं कह लें कि कई मित्र देशों को फिलहाल शायद दूरी बनाने में ही भलाई नजर आ रही है। पाकिस्तान ने आशा भरी निगाहें IMF पर लगा रखी हैं, लेकिन कर्ज देने के लिए IMF की भी अपनी कुछ शर्तें हैं और यही बात पाकिस्तान के हालात को और कठिन बना रही हैं। तो ऐसे हालात तक पाकिस्तान आखिर पहुंचा कैसे और पाकिस्तान इन हालात से कैसे उबर पाएगा? क्या इससे पहले भी कभी पाकिस्तान में इस तरह के हालात पैदा हुए? और जो संभावनाएं हैं, जो उम्मीदें हैं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने की, वो क्या हैं? और अगर पाकिस्तान में इस तरह के हालात बन रहे हैं जो कई महीनों पहले श्रीलंका में इस तरह के हालात बने थे और जिसके बारे में बार बार इमरान खान जो पाकिस्तान के पूर्व वजीर आजम है या प्रधानमंत्री, उन्होंने भी कहा था, तो क्या वो ऐसी किसी स्थिति की तरफ बढ़ रहा है और उसके लिए भारत में रहते हुए हम लोग इससे क्या सबक ले सकते हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिस पर हम कोशिश करेंगे अपने पैनलिस्टों से इस पर बातचीत करने की। तो आप बने रहे हमारे साथ अगले आधे घंटे। तो जो मौजूदा हालात पाकिस्तान में है उसमें यही खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के कई इलाकों में, कई हिस्सों में महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आटे की कीमत जहां 120 रुपए या 130 रुपए से ज़्यादा 140-60 तक की खबरें आ रही हैं। पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 250, फिर उससे ज़्यादा भी कीमत बढ़ गई है। इसी तरह से जो ज़रूरी अशिया हैं खाने पीने की, उसकी भी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसे हालात आखिर पैदा क्यों हुए और इन हालात से निकलने के उपाय क्या हैं? हमारे साथ आपको बता दें कई खास मेहमान हैं जो इस चर्चा में हमारे साथ बने रहेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ हैं कामरान साकी, जो कराची से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और मिताली निकोर इकोनॉमिस्ट, वो हमारे साथ जुड़ेंगी। गुलरेज शेख BJP के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ हैं, और कुछ देर में जावेद बेग पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी हमारे साथ होंगे। आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, कामरान साकी और गुलरेज शेख, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। कामरान साकी साहब, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा, ये जानना चाहूंगा कि आखिर पाकिस्तान में जो इस तरह के हालात अभी बने हुए हैं, क्या नजर आ रहा है कि हालात ऐसे कब तक बने रहेंगे, कब तक इसमें सुधार आ सकता है? जी बहुत शुक्रिया। अभी जो हालात हैं पाकिस्तान में वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो चुके हैं। जो है वो पाकिस्तान से विजिट के क्या हालात कुछ दिन बाद बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अभी है वो कोई आवाम को मिलना शुरू किया है, यकीनन उनके लिए हालात सख्त है। लेकिन आपको जिस तरह से महंगाई दिन ब दिन उसमें कम वो ठहर गई है। अगर वो नीचे की तरफ नहीं जा रही तो कम से कम वो कहाँ रुके। या अगर वो आदमी को 40 रुपए का दस्तयाब था तो वो जी कामरान साकी, माफ कीजिएगा, आपकी आवाज हमें बराबर नहीं मिल पा रही है। हम फिर से कोशिश करेंगे आपसे जुड़ने की। आप हमें सुन पा रहे हैं ठीक से कामरान? जी, मैं फिर से कोशिश करूंगा कि आपसे आपको कनेक्ट करें। मैं फिलहाल गुलरेज शेख की तरफ रुख करना चाहूंगा, BJP के प्रवक्ता है। गुलरेज शेख साहब, ये जो स्थिति पाकिस्तान की बनी हुई है, ये क्या बताती है? पाकिस्तान की स्थिति के विषय में यदि आप बात करें तो स्थिति दिन पे दिन बद से बदतर होने की तरफ जा रही है। एक तरफ सरकार की स्टेबिलिटी नहीं है, दूसरी तरफ इकोनॉमिक क्राइसिस है,
फिर आपने खुद ने, मतलब पाकिस्तान ने, जो सांप पाल रखे थे अपने बैकयार्ड में ये सोच के कि वो पड़ोस में हिंदुस्तान को जाके डसेंगे, हिंदुस्तान ने तो पुख्ता इंतजाम कर रखा था, बहुत ज्यादा नहीं डस पाए, लेकिन अब खुद उनको डस रहे हैं। मेरा तात्पर्य जो है वो टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से है। तो जिस प्रकार से वो अभी आपने देखा कराची के पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ, मुझे लगता है कि पुलिस स्टेशन तो ये तो एक ट्रेलर चल रहा है। बेसिकली हमला जो होगा वो जीएचक्यू पर भी होगा, आप देख के रखिए ये चीज। और उसके ऊपर ये कहते थे कि ये तो भारत इनको कहीं ना कहीं मदद करता है, तो यदि भारत मदद करता था तो फिर आपने उनसे बातचीत क्यों की, आपने उनका पुनर्वास पाकिस्तान की भूमि पे क्यों किया? ये सब चीजें जो है ना, पाकिस्तान आज जो इस स्टेट पे पहुंचा है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। कभी वो कि अमेरिका पर इल्जाम लगाएंगे, कभी हिंदुस्तान पर इल्जाम लगाएंगे, कभी किसी तीसरे मुल्क पर लगाएंगे। वो ये नहीं कहते कि नहीं हमारे अंदर ही गलती थी, हमारे अंदर ही मुनाफिकता थी, कि हम जो बोलते कुछ थे हम करते कुछ थे। हमने दीन इस्लाम को भी भरपूर मिसयूज किया, उसके नाम पर युवाओं को बहकाया, उनकी जिंदगियां बर्बाद की। हमने खूब उल्टे सीधे हरकतें की। कभी हमने वॉर प्रॉफिटरिंग जिसको कहते हैं, पूरी एंटायर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान उठा के देख लीजिए, वो वॉर प्रॉफिटरिंग पे बेस्ड थी। चाहे वो अफगान जंग हुई, पहली अफगान जंग, उसमें उसने वॉर प्रॉफिटरिंग की। उसके बाद जब गल्फ वॉर हुई, उसने वॉर प्रॉफिटरिंग की, उसकी वजह से उसकी इकोनॉमी चलती रही। फिर जब वापस से अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, फिर उसमें उसने वॉर प्रॉफिटरिंग की, उससे अपनी जेबें भरते रहे। जब इजराइल के और अरब ममालिकों के रिश्ते बहुत खराब थे तो अरब ममालिकों से पैसे लेते रहे। तो आपने अपनी अर्थव्यवस्था को अपने पैरों पे खड़ा नहीं होने दिया। आपने इस्लाम को बदनाम किया, इस्लाम के नाम का मिसयूज किया, युवाओं की जिंदगियां बर्बाद की। तो उसकी ये सब जो चीजें हैं ना, वो भ्रष्टाचार आपके यहाँ चरम पर है। आपने इकोनॉमिक रिफॉर्म कभी किए नहीं और आपने 21 बार आईएमएफ को बेवकूफ बनाया। आप ये देखिए आज ये आईएमएफ क्यों नहीं उनको पैसा दे रहा है। मुझे लगता है वो देगा, लेकिन पहले वो इनसे रिफॉर्म करवाएगा। 21 बार तो इन्होंने ये किया कि उनसे बेल आउट लेते रहे और रिफॉर्म करते नहीं थे। अब उन्होंने भी समझ लिया और अब क्या है कि जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस जो पाकिस्तान का था वो खत्म हो गया। तो कोई कंट्री, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो वेस्टर्न खेमा हो, चाहे पेरिस क्लब हो, चाहे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हो, आपको वो ध्यान दे ही नहीं रहे। तो आपकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आप अपने लोगों के ऊपर ज्यादतियां करते रहे। गुलरेज कामरान हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं, साथ ही मिताली निकोर भी जुड़ चुकी इकोनॉमिस्ट है। मैं फिर से कामरान के पास जाना चाहूंगा क्योंकि उनसे बात पूरी हो नहीं पाई थी। कामरान साकी, आपको अगर मेरी आवाज मिल रही हो तो मेरा सवाल यही था कि ऐसे हालात आखिर क्यों कर बने और इन हालात से निकलने की कितनी उम्मीद फिलहाल है और कब तक ये हालात जो है बेहतरी की तरफ बढ़ सकते हैं? वो मुझे जाती तौर पे एक तजिया निगार के तौर पे उम्मीद है कि अगस्त के बाद जो है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उस वक्त तक उम्मीद है कि इलेक्शन भी जो है वो अनाउंस हो चुके होंगे और एक नई हुकूमत जो है वो इक़्तिदार में आ रही होगी और ये चीजें बेहतर हो रही होंगी। तब तक आप एक बड़ी बात कह रहे हैं, एक नई हुकूमत इक़्तिदार में आ रही होगी, इससे क्या मतलब है? कि ये आपको पता है कि वफाकी हुकूमत का आखिरी साल है और आपका इसका टर्न्योर जो है वो अगस्त सितंबर पूरा हो रहा है और ये इलेक्शंस अनाउंस होंगे, तो ये चीजें तब तक होती हैं। देखें, जो अपोजिशन में जो लोग होते बड़ा जी, जखीरा अंदोज माफिया भी हैं, चीनी माफिया भी है और जब कोई ना अंदाजा लगा लीजिए कि पंजाब और केपीके के अंदर जिस दिन से निगरान हुकूमत कायम हुई है, कोई आप हुकूमत के खिलाफ हो, यहाँ पे आपको किसी ने गिला किया हो कि यहाँ पे आटा दस्तयाब नहीं है, ये कुछ चीजें कम हो गई हैं, तो ये ओपोजिशन और चीजें मुल्क में जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती तब तक ये हालात बेहतर हो। लेकिन एक कायम मकाम हुकूमत कायम हो जाएगी तो आप कहीं ना कहीं कामरान ये मान रहे हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है वो भी कहीं ना कहीं इस बात के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है कि वो हालात को पहले से महसूस नहीं कर पाई, उसे संभालने के उपाय नहीं कर पाई। देखिए, इस हुकूमत का तो कसूर इस हद तक जरूर है कि इन्होंने सियासी कुर्बानी इन्हें देनी पड़ी या इन्होंने इक़्तिदार में आने की लालच में जो है वो अचानक कूद पड़े। असल ये खुमियाजा तो भुगतना पड़ रहा है, जो एक मुसलसल हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारी जो मुतखिब नुमाइंदगान है, उनकी अयाशियां, उनके मशीरों वजीरों के अखराजात, ये तो तसलसल जो एक आ रहा है, ये उसकी खमियाजा है। और उसमें
सोने पे सुहागा, ये बड़ा काम जो किया वो इमरान खान की हुकूमत ने किया, जो मईशत को संभाल नहीं पाई और 3.5 साल में इस दिहाने पे ले आई कि उनके आने के बाद जो हुकूमत जो है वो इसे संभाल ही ना पाए। अभी आपको पता है कि इमरान खान की जो हुकूमत है उसे गिराने के लिए पीडीएम का एक इत्तेहाद बना, जो अब इस वक्त हुकूमत के अंदर मौजूद है, वफाक के अंदर, और पंजाब में भी कुछ अर्सा हो रहा। तो अब वो कोशिश तो कर रहे हैं कि IMF के साथ जो इमरान खान लेके गए थे शरायत और चीजें, इन चीजों पे। कमरान, मैं फिर आपके पास आऊंगा। मैं जानना चाहूंगा कि क्या कोई भी हुकूमत रही हो या मौजूदा हुकूमत या उसके पहले के इमरान खान की हुकूमत, क्या वो बुनियादी ढांचों पर और जो बुनियादी जरूरत हैं उस पर कम ध्यान देते हुए कुछ दूसरी चीजों को लेकर, इंटरनेशनल जो बॉर्डर है उसको लेकर, हालात को लेकर ज्यादा वो वोकल रहे, उस पर ज्यादा ध्यान रहा? हमारे साथ मिताली निकोट जुड़ चुकी है। मिताली, ये जो स्थिति इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान की, पिछले 10 सालों में जो है सबसे कम जो फॉरेक्स रिजर्व जिसे कहते हैं वो है, और उसको पूरा करने का मतलब है कि अवाम पर या वहां की जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ना। आप कैसे इस सिचुएशन को देखती हैं, और ये सिचुएशन क्या बहुत ज्यादा सीरियस है जो आगे और टफ डेज लाने वाला है पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए? नहीं, डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान को एक्चुअली अपने टैक्स बेस पर काम करने की बहुत जरूरत है। जैसे पाकिस्तान में अगर हम अभी देखें तो वेल्थ इनइक्वालिटी जो हम कहते हैं कि मतलब अमीर और गरीब का जो फासला है वो बहुत हाई है, और वहां पर हमें एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन रेजीम इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं कि मतलब कि जो अमीर है उनके ऊपर हाई टैक्स रेट और जो गरीब है उनके ऊपर लोअर टैक्स रेट, उसके काम की जरूरत है पाकिस्तान में। तो मुझे ये लगता है कि जैसे अगर IMF अग्री करता भी है लोन के लिए या फिर बेल आउट के लिए, तो ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एक बहुत बड़ा एरिया रहेगा रिफॉर्म्स का, जो कि पाकिस्तान में डेफिनेटली अभी करने की काफी जरूरत है, क्योंकि वेल्थ इनइक्वालिटी जब तक पाकिस्तानी इकोनॉमी में सॉल्व नहीं होगी तब तक हम इसी सिचुएशन में रहेंगे कि जो अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया में भी और देशों में भी ये एक इम्पोर्टेंट कंसर्न है। लेकिन वहां पर क्योंकि इस सिचुएशन में हम हैं तो हमें ये सोचना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि उनको कुछ सेक्टर आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि हाँ, ये जो सेक्टर है, ये जो प्रोडक्शन है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें हम दुनिया में काफी अच्छे कंपेटिटिव बन सकते हैं। चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हो, चाहे वो टेक्सटाइल्स हो, चाहे वो राइस हो, मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में बहुत अच्छे बनते हैं और पूरी दुनिया में उनकी डिमांड है, लेकिन उनको भी सोचना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर और काम करने की जरूरत है पाकिस्तान में वो है एजुकेशन, और वो भी विमेन्स एजुकेशन, क्योंकि उनको डेफिनेटली स्किल लेबर की बहुत जरूरत है। ये मिताली, अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता से बात कर रहा था, गुलरेज जी हमारे साथ अभी मौजूद भी, उनका कहना था कि पाकिस्तान ने माजी में यानी पास्ट में कुछ ऐसे बीज बोए हैं कि जो इस तरह के फल आ रहे हैं। वो इसका मतलब क्या है? क्या जो बेसिक इंफ्रा है जिस पर आप जो कह रही हैं जिस पर ध्यान देना होगा, एजुकेशन पे, विमेन पे, तो क्या इस पर ध्यान खातिर ख्वाह नहीं दिया जा सका, या किस तरफ ध्यान रहा कि हालात ऐसे बनाए? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मतलब पिछले 70 सालों में क्यों इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया। बट मुझे ये लगता है कि हमें अब आगे का सोचना चाहिए, हमें पहले क्या हुआ उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज कंट्री में साथ आ सकती हैं और एक सोच सकती हैं कि देखो हमें अपने आवाम की बेहतरी के लिए अब आगे सोचना है, ये नहीं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, लेकिन ये कि आगे ट्रेड के बारे में सोचा जाए और ग्रोथ के बारे में सोचा जाए, आईटी सेक्टर के बारे में सोचा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे पाकिस्तान में फ्लड्स का एक बहुत बड़ा मसला है और उसको भी सॉल्व करने की बहुत जरूरत है। उसकी वजह से काफी लॉसेस हुए हैं पिछले 2 सालों में। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी कि जो ये वाला क्राइसिस हुआ है, जो अभी फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हुआ है, जो रिसेंट फ्लड्स हुए थे पाकिस्तान में, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अब क्लाइमेट चेंज से भी हमें सबको साथ मिलकर जरूरत है कि हम लड़ें। बिल्कुल। तो कई तरह की फिलहाल जो चैलेंजेस है वो यही है, और जैसा कामरान साकी भी बता रहे हैं कि अगस्त के पहले तक
पटरी पर ये आए अर्थव्यवस्था, ऐसे आसार कम नजर आते हैं। अगस्त तक में शायद कुछ तब्दीली हो सके, अब बेहतरी आए। कई और सवाल हैं और हमारे साथ जावेद बेग भी जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। लेकिन फिलहाल हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, हम जल्द हाजिर होंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। हम चर्चा कर रहे हैं पाकिस्तान में गिरती अर्थव्यवस्था की। पाकिस्तान में अर्थव्यवस्था इन दिनों बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। हालात ये है कि उसका सीधा असर जो दरमियाना तबका है, जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास, उससे पड़ रहा है। चूंकि महंगाई बेतहाशा बढ़ती नजर आ रही है। कई जगहों से ऐसी खबरें आई हैं कि आटा, चावल, तेल या पेट्रोल, इसकी कीमत जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है। तो ऐसे हालात में पाकिस्तान आखिर पहुंचा क्यों, और पाकिस्तान के इस हालत में पहुंचने का एक संदेश क्या है। दूसरी बात यह है कि किन वजूहात को लेकर अब ऐसा लगता है कि आखिर उससे अगर जो उसके फ्रेंड कंट्रीज है, जो हम कहते हैं मित्र देश, वो भी अगर मदद का हाथ बढ़ाने में थोड़ा संकोच कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। मैं इसी पर चर्चा कर रहा था। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जावेद बेग भी वो जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे साथ कामरान साकी भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और गुलरेज शेख, प्रवक्ता बीजेपी। जावेद, मैं आपके पास आना चाहता था, आप कैसे देखते हैं इस पूरे हालात को। देखिए विशाल साहब, 47 में दो नजरिया, ये दो कौमी नजरिया हमारे बरसगीर में उभर कर आया। एक हिंदुस्तान जो मजहब की बुनियाद पे नहीं बना, दूसरा पाकिस्तान जो मजहब की बुनियाद पे बना। अब आज की डेट में आप देखिए हिंदुस्तान कहां पे है। हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। पूरी दुनिया उस आइडिया ऑफ इंडिया की तरफ इज्जत एहतराम से देख रही है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे बिल्कुल पड़ोसी है, और पड़ोसी का अच्छा और बुरा असर दूसरे पड़ोसी पे पड़ता ही है। मैंने पिछली बार भी आपके डिबेट में कहा, हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान स्टेबल हो जाए, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को, अवाम की बात नहीं कर रहा हूं, वहां की जो रिजीम है उन्हें अपने माइंडसेट को चेंज करना है। जिस क्राइसिस से पाकिस्तान इस वक्त दो चार है, वो क्राइसिस कुदरती क्राइसिस नहीं है, या किसी और ने उन पे ये क्राइसिस नहीं लाई है, ये बल्कि उनके जो अमाल है, उनका जो किया करा है, उसी के रिजल्ट सामने आ रहे हैं। अगर पाकिस्तान ने गलत चीजों में इन्वेस्ट नहीं किया होता, खास करके दहशतगर्दी में इन्वेस्ट नहीं किया होता, अफगानिस्तान में आप देखिए आज के डेट में अफगानी हर जो भी उन पे मजालिम हुए पिछले 30-40 साल में, वहां के बच्चे से आप पूछिए, वो कहते हैं ये पाकिस्तान के रिजीम्स ने हमारे साथ किया, दहशतगर्दी वहां पे फैलाई, और आज खुद पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान को तबाह करने पे तुली हुई। हमारे जम्मू कश्मीर में या हमारे मुल्क के साथ अननेसेसरीली कितनी बार उन्हें जंग छेड़ी, जिसका कोई मकसद नहीं था। हमारे हिस्से पे जो वो काबिज है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, उनसे अगर अपनी रियासतें नहीं संभली जाती, क्यों वो काबिज है हमारे हिस्से पे? हम उनकी मदद करते आज के डेट में। अगर उन्होंने हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात रखे होते, अगर उन्होंने इंटॉलरेंस को, रेडिकलिज्म को बढ़ावा नहीं दिया होता, ये मैं बिल्कुल डंके की नोक पे कह रहा हूं, ये सारी इंसानियत की बुनियाद पर मदद करने का चैप्टर ऐसा नहीं कि क्लोज हो गया। अभी हाल में हमने देखा कि किस तरह से हालात तुर्की में बने थे, भारत कितना आगे बढ़ चल कर रहा। तो हम मदद करते या नहीं करते वो एक अलग बात है। उस डिबेट को यहां पर मुझे लगता है कि वो हमारी बात नहीं है करने की। जी, उसके लिए उन्हें मानसिकता चेंज करनी है, उसके लिए उन्हें माइंडसेट चेंज करना है। हमें बड़ा बुरा लगता है, आप यकीन मानिए, जब वहां आज के डेट में बीमारों को दवा ही नहीं मिलती है, वहां लोग भूख की वजह से मर रहे हैं, वहां बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या की, हमें बुरा लग रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे हमसाया इस तरीके से परेशान रहे, ठीक है, लेकिन उसके लिए उन्हें एक सही रास्ता इख्तियार करना है। जी, दहशतगर्दी के रास्ते को तर्क करना है। उन्हें आज की डेट में डेवलपमेंट पे फोकस करना है। जी, दहशतगर्दी ने किसी को कुछ नहीं दिया। दहशतगर्दी से आप देखिए मिडिल ईस्ट। इसी पे ये सवाल करना चाहूंगा कामरान साकी जी से कि कामरान साकी जी, क्या आपको नहीं लगता कि जो फोकस होना चाहिए, जो तरजीहात होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं हुकूमतों का, चाहे वो मौजूदा हुकूमत हो या उसके पहले की हुकूमत है, उसमें थोड़ी मतलब प्रॉपर अटेंशन नहीं रहा कि तरजीहात क्या है हमारी, और नतीजा यह है कि आज हम ये हालात देख रहे हैं। और जो अभी कह रहे हैं हमारे पैनलिस्ट के, दहशतगर्दी पर अच्छा खासा जो है ध्यान, वक्त, पैसे, फंड, तो क्या वो भी एक बड़ी वजह है कि इन हालात तक पाकिस्तान पहुंचा है? देखिए, हमने माजी के अंदर गलतियां जरूर की हैं, लेकिन ना हमने को दहशतगर्दी को कभी पनाह किया, ना सपोर्ट किया। उस वक्त की मैंने पहले भी लास्ट प्रोग्राम
उससे बात हो रही थी। अब बात हौसले से सुन लीजिए ना। चलिए इस पे तो शायद मुझे लगता है कि कुछ एक जांच हो और या कुछ ऐसी बात हो तो कह पाए, लेकिन ये बातें कही जाती रही है और इसके कई बार प्रभाव भी मिले हैं। लेकिन मैं जो है फिर दहशतगर्दी तो अभी नहीं वो हमारा इशू नहीं है। बिल्कुल, मुद्दा ये है कि इन हालात तक कैसे पहुंचा पाकिस्तान और हालात से कैसे उभरेगा। साहब खुदा आज के डेट में तो सच बोलिए, हिस्ट्री है, आप लोग सच नहीं बोलते। आज की डेट में सच बोलिए, आपका मुल्क टूटने पे आ गया है। आराम से बात करेंगे जावेद बेग साहब के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब गुलरेज बिल्कुल किसानों को आप इंसानियत की बात करें, आज तो सच्चाई बताइए आप। हमारी क्यों टेंशन हो रही है? हम तो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, खुदा न खास्ता हमको क्रैश की तरफ नहीं जा रहे। मुश्किलात आती हैं क्या? नहीं क्राइसिस में है आप शायद नहीं आप शायद दुनिया भर के अखबार नहीं पढ़ते। अखबार पढ़िए ना, लोग क्या लिख रहे हैं आपके मुल्क के बारे में। हमें अच्छा नहीं लगता है आपका मुल्क। जावेद बेग जी दोनों लोग बोलेंगे तो किसी को हमारे दर्शक सुन नहीं पाएंगे। थोड़ा सा वक्त दे जावेद बेग जी, थोड़ा सा वक्त दे, कामरान साकी जी को सुन लेते हैं, फिर गुलरेज जी के पास जाएंगे। कामरान साकी जी बोलिए। नजर आता है, पाकिस्तान में होने वाली चीजें नजर आती हैं सिर्फ आपको। आप अपने गिरबान में भी झांकिए, हमें भी आपका एहसास है, हमें भी दुख है। आप भी अमन की तरफ आइए। हम भी नहीं चाहते कि जो इतना बड़ा बजट जो है वो ना सिर्फ हम इस जो है वो दफा पे लगाते हैं, बल्कि आप भी लगा रहे हैं। दोनों तरफ ये तालीम के मसाइल हैं, दोनों तरफ चाइल्ड लेबर है। हमने कब अमन की बात नहीं की कामरान साहब? हम तो दोस्ती का हाथ हमेशा बढ़ाते रहे। 75 साल हमने कोशिश की कि दोस्ती रहे दो मुल्कों के बीच। जावेद जी दोनों लोग बोलेंगे एक साथ तो आप किसी की बात नहीं पाएंगे, प्लीज। जो हमें याद टुकड़ों में देखना पड़ता समझता हो तो फिर हमें दिफा करना होगा। हमें मुनासिब दिफा के लिए बजट को लिखाना पड़ता है। आप आइए ना, आप मुख्तलिफ तनाज़ात को यूएन के तनाज़ात के ऊपर जो उनकी करारदादें हैं उनके मुताबिक क्यों नहीं कश्मीर को हल कर देते, उसके मसले को क्यों नहीं हल करने की तरफ बढ़ देते। ठीक है, अमन हो जाए। आज इस पे बात हम लोग थोड़ा अमल कर लें। हम जो मौजूदा हालात है, जो अर्थव्यवस्था की गिरती हालत है, इस पे बात कर रहे हैं। कामरान साकी साहब, मैं यही जानना चाहता हूं कि आखिर कुछ तो कारण रहा होगा। आपने अभी बताया कि माजी में हमने गलतियां की हैं, जाहिर है। ऐसे गुलरेज जी काफी देर से कुछ बोलना चाहते हैं। गुलरेज जी थोड़ा सा समय आपको देना चाहता हूं उस वक्त फिलहाल। जी बोले, एक मिनट जरा कामरान जी। देखिए गुलरेज, जहां तक आतंकवाद की बात है, मतलब दहशतगर्दी की बात है, वो तो दुनिया जानती है कि दहशतगर्दी का एपी सेंटर जो है वो पाकिस्तान है, और अभी से नहीं लंबे समय से। इसीलिए आज के समय आपको कोई मुंह नहीं लगा रहा, कोई आपको पैसा देना नहीं चाहता। जहां तक हमारे जो गेस्ट हैं जो पाकिस्तान से वहां से बैठे हुए टीवी पर, उनकी बात है तो उनकी मजबूरी है, क्योंकि वहां इनको आईएसआई सुन रहा है, और आईएसआई के खिलाफ यदि जाएंगे तो ये 2 मिनट भी टिक नहीं पाएंगे। तो इनको मजबूरी वश जो है ये सब इस प्रकार की बातें करना पड़ रही है। लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अभी ठीक नहीं होगी। मैं महोदय से एक बात पूछना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि अगस्त तक की इनकी जो पॉलिटिकल कंडीशन है वो स्टेबलाइज हो जाएगी, कैसे हो जाएगी? परसों तो आपके डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप लोग ऑलरेडी जो है वो डिफॉल्ट कर चुके हैं। तो डिफेंस मिनिस्टर कौन सी पार्टी का है? उसी पार्टी का है जिसके वहां पर वजीर आजम है आपके। और गुलरेज जी, मुझे लगता है कामरान साकी जी ने इस बात को अपने जवाब में एडमिट किया है कि बाजी में गलतियां रही हैं। हम इस मुद्दे पर ज्यादा भी बहस नहीं करेंगे, चूंकि हमारा मौजू आज कुछ और है। उस पे फिर कभी बहस करेंगे, लेकिन आज मौजू कुछ और है। उन्होंने माना अपनी बात की तरफ से कि कुछ गलतियां आपसे रही हैं, आपको लगता है उस तक काफी है। अभी जो अर्थव्यवस्था की जो स्थिति पर बात कर रहे हैं कामरान साकी जी, मैं आपके पास फिर से आ रहा हूं। क्या सरकार अगर नहीं बदलेगी तो पाकिस्तान की आवाम को भी महंगाई के और बोझ तले दबना पड़ेगा? देखिए, मैं अगर न्यूट्रल तजिया नगार के तौर पे, मैंने जैसे पहले कहा कि अब मुझसे राय लें तो मुझे ये अगस्त से पहले हालात बेहतरी की तरफ जाते नहीं नजर आते। लेकिन अब से इस यानी कि फरवरी के एंड से लेकर अगस्त तक मुझे लगता है, जो अभी तक के हमारे पास जो मईशतदानों से हमारी बात हुई है और एक्सपर्ट से हमारी बात होती रहती है, तो वो यही लगता है कि ये हालात अब ठहर जरूर जाएंगे। बेहतरी की तरफ ना भी जाएं तो जो हालात और जिन चीजों और रेट्स के ऊपर अभी चीजें दस्तयाब हैं उन्हीं पे जरूर रहेंगे, इससे बढ़ेंगे नहीं। और लेकिन फिर भी इस तमाम का दारोमदार, क्योंकि चाइना अनाउंस कर चुका है पाकिस्तान के लिए एक खती रकम कभी उसे वो देना चाह रहा है या देने का दे रहा है फौरी। इसी हफ्ते में उम्मीद है कि वो भी मिल जाएगी। उसके बाद IMF अगर आता है तो फिर यकीनन
कुछ बहुत सारे दोस्त ममालिक जो हैं वो वेट कर रहे हैं कि लेकिन IMF की शर्तें बड़ी जो है वो सख्त होती हैं कि आप किस तरह के रिफॉर्म्स लाएंगे, क्या उसका असर जो है लोअर तबका जो है, लोअर मिडिल तबका, लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास पर नहीं पड़ेगा? मजीद टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे तो? प्रोग्राम में किसी के साथ, शायद आपके साथ ये कहा था कि ये हमारे IMF की शर्तें आम लेमैन को तो यकीनन लगती हैं कि बड़ी मुश्किल हैं और चीजें हैं, लेकिन मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि ये चीजें जरूरी हैं ताकि मुस्तकबिल में हमें उस इदारे के पास ना जाना पड़े। अगर वो कहते हैं कि आप अपनी शाह खर्चियों को कम करें तो इसमें वो क्या बुरा कहते हैं? इख्तलाफात और मामलात अपनी जगह पे, तो इसमें क्या हर्ज है कि हम अपने अखराजात को कम करें? हम वजीरों मशीरों की इतनी बड़ी जो फौज रखी हुई है हमने, उन्हें कम कर दें, मुनासिब तादाद के अंदर ले आए। जो हमने उन्हें कोई 3-3 हजार सीसी गाड़ियां दी हुई हैं, उसकी बजाय 1200-1300 सीसी गाड़ी दे दें या मुनासिब गाड़ियां उन्हें दें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन क्योंकि ये हुक्मरान, हमेशा से मैंने कहा कि गलतियां हमने जरूर की हैं माजी के अंदर ऐसी कि मुसलसल वही तसलसल के साथ 70 साल से हमने अपने अखराजात को और चीजों को बढ़ाया है। हमने वो डायरेक्ट, अभी एक फीमेल पैनलिस्ट हमारी कह रही थी कि हमने वो टैक्स नेट के अंदर उन बड़ी मछलियों को नहीं ला पाए, बल्कि छोटे छोटे लोग वो जो बेचारे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या बिल्कुल उस तबके से नीचे हैं, बेचारे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, उनके ऊपर हमने टैक्स का बोझ डाला है जी, की वजह से ये हालात बन गए। देखिए, जो विषय है वो बिल्कुल आज अर्थव्यवस्था को लेकर थी। बेशक ये हम बहुत सारी बातें इतिहास में दर्ज है और वो हम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। कई ऐसे विषय हैं जिन पर एक लंबी बहस हो सकती है, लेकिन आज का जो विषय था हम उस पर केंद्रित करने की कोशिश कर रहे थे कि अर्थव्यवस्था की ये जो बदहाली है ये क्यों हुई है। इसे हमारे जो पैनलिस्ट हैं कामरान साकिब, उन्होंने ये माना है कि हुकूमतों की गलतियां माजी में रही हैं, और जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं गुलरेज या पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं जावेद बेग और जो इकोनॉमिस्ट थी, सब ने अपनी बात रखी है। इसमें यह बात ज़रूर आता है कि जब भी विषय हिंदुस्तान और पाकिस्तान के को लेकर होता है तो उसमें थोड़ी तल्ख यादें हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, वो हैं और उसका जिक्र बार बार होता भी रहेगा। लेकिन यह है कि स्थितियां, चूंकि कोई भी देश ये चाहता है कि पड़ोसी देश जो उसका है वहां पर अमन और शांति रहे, ताकि जो है वो, अगर पड़ोसी कहते हैं कि खुशहाल है तो सब लोग जो है वो सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास विषय पर अपनी बात करने के लिए। हमें दें इजाजत। आदाब।